student. Myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor, PG Department of Chemistry, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम BSc पार्ट सेकेंड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। कुछ सामान्य विद्युत अपघट्यों के लिए विभिन्न सांद्रताओं पर मोलर चालकताओं का मान हमने इस सारणी में दिया है, जिनको देखकर स्पष्ट है कि तनुता बढ़ने के साथ विलयनों की मोलर चालकताओं के मान में वृद्धि होती है। सारणी को देखने से स्पष्ट है कि कुछ पदार्थ जैसे HCl, NaCl, KCl आदि विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताओं के मान में तनुता परिवर्तन से उतना अधिक परिवर्तन नहीं होता है जितना कि एसिटिक अम्ल NH4OH आदि में हो रहा है। ऐसे विद्युत अपघट्य प्रबल विद्युत अपघट्य या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, जिनकी मोलर चालकताओं के मान तनुता से अधिक प्रभावित नहीं होते हैं। इसके विपरीत वे विद्युत अपघट्य वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, जिनकी मोलर चालकताओं के मान तनुता से काफी अधिक प्रभावित हो रहे हों। कुछ विद्युत अपघट्यों के लिए विभिन्न मोलर चालकताओं के वर्गमूल एवं मोलर चालकताओं के मध्य हमने ग्राफ खींचा जो इसमें स्लाइड में दिखाया है। इस ग्राफ से ये निष्कर्ष निकलता है कि जब सांद्रताओं का मान अत्यंत कम होकर शून्य तक पहुंचता है, अर्थात विलयन की तनुता अनंत तक पहुंचती है, तो मोलर चालकताओं का मान सीमित हो जाता है या लिमिटिंग वैल्यू अटेन कर लेता है और उसके बाद तनुता के और बढ़ाने पर चालकता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मोलर चालकताओं के मान की अनंत तनुता पर मोलर चालकता मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अथवा शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन कहते हैं और इसे लैम्डा m0 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस ग्राफ को देखने से ये भी पता लगता है कि जो स्लोप है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बहुत कम है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो मोलर कंडक्टेंस का मान तेजी से कम होता है और फिर लिमिटिंग वैल्यू अटेन करता है। माइग्रेशन ऑफ आयंस या आयनों का अभिगमन। यदि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में दो इलेक्ट्रोड डालकर उसे एक विद्युत परिपथ से जोड़ दिया जाए तो विलयन के धनायन कैथोड की ओर और ऋणायन या एनायन एनोड की ओर चलने लगते हैं। इससे विलयन में परिपथ या सर्किट पूर्ण हो जाता है और विद्युत का प्रवाह होने लगता है। आयनों के इस विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन को आयनों का अभिगमन या माइग्रेशन ऑफ आयन कहा जाता है। मूवमेंट ऑफ ए चार्ज पार्टिकल थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोड ऑफ अपोजिट चार्ज इज नोन एज माइग्रेशन ऑफ आयन। आयनों का अभिगमन या माइग्रेशन में सब आयनों की स्पीड या गतिशीलता समान नहीं होती है। यदि ऐसा होता तो अत्यंत तनुता पर, अर्थात जब पदार्थ पूर्णतः वियोजित हो तो आयनित अवस्था में हो, तो बराबर संख्या में आयनों को मुक्त करने वाले सभी पदार्थों की मोलर चालकता अत्यंत तनुता पर लैम्डा m0 के मान समान होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमने इस सारणी में कुछ पदार्थों की अत्यंत तनुता पर चालकता का मान दिया है। इस सारणी को देखकर ये ज्ञात होता है कि
इनकी मोलर चालकता के मान में बहुत अधिक अंतर है। इस अंतर को देखकर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विलयनों की चालकता आयनों की संख्या से ज्यादा उनकी गति या स्पीड पर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अत्यंत तनुता पर HCl व NaCl विलयनों में आयनों की संख्या तो बराबर होती है, अतः इनकी चालकता भी बराबर होनी चाहिए। जबकि सारणी को देखकर स्पष्ट होता है कि HCl की चालकता NaCl की तुलना में लगभग 3 गुनी है। HCl की 426.15 है, जबकि NaCl की 126.46 into 10⁻⁻⁴ है। क्योंकि इन दोनों में एक आयन, क्लोराइड आयन तो समान है, अतः चालकता का यह अंतर H आयन व Na प्लस आयनों की गतिशीलता में अंतर होने के कारण आता है। या हम कह सकते हैं कि H आयनों की गति या स्पीड Na प्लस आयनों की तुलना में 3 गुनी अधिक है। आयनों की गतिशीलता प्रमुखतः आयनों की प्रकृति, ताप और लगाए गए विभव पर निर्भर करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ आयन इज नेचर ऑफ आयन, टेम्परेचर एंड पोटेंशियल अप्लाइड। इसमें से ताप का प्रभाव दूर करने के लिए हम इन एक्सपेरिमेंट को थर्मोस्टेट में संपन्न कराते हैं, जो नेचर ऑफ आयन और पोटेंशियल का प्रभाव को सम्मिलित करते हुए आयनों की गतिशीलता या मोबिलिटी को हम 1 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर के विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट के प्रभाव से किसी आयन द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को आयनिक मोबिलिटी या आयनिक गतिशीलता कहते हैं। इलेक्ट्रोडों पर लगाए गए विभवांतर में दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी का भाग देने पर पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता ज्ञात हो सकती है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोडों पर लगाया गया विभवांतर अपॉन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी है। और आयनों की मोबिलिटी या आयनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ आयन अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट, आयन की गति अपॉन विभव प्रवणता। आयनिक गतिशीलता गति अपॉन विभव प्रवणता के बराबर होती है। गति को हम सेंटीमीटर पर सेकंड में और विभव को वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर में नापते हैं। तो इसकी गति की यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड और विभव प्रवणता की यूनिट वोल्ट पर सेंटीमीटर होती है। तो आयनिक गतिशीलता की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स होगी। 25 डिग्री व अत्यंत तनुता पर कुछ आयनों की गतिशीलता के मान हमने इस सारणी में दिए हैं। इन मानों को देखने से ज्ञात होता है कि आयनों की गतिशीलता गैसीय अणुओं की गतिशीलता की तुलना में बहुत कम है। गैसीय अणुओं की गतिशीलता 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड के लगभग होती है। इसका कारण यह है कि विलयन में आयनों एवं विलायक अणुओं के मध्य अधिक मात्रा में कोलिजन या टक्कर होती रहती है, जिससे उसकी गति में बाधा उत्पन्न होती है। जबकि गैसीय अणु के मध्य बहुत मात्रा में रिक्त स्थान होने के कारण जो कोलिजन से बाधा उत्पन्न होती है वो न्यूनतम होती है। तो इस सारणी में हमने आयनों की गतिशीलता दी है। H तथा OH आयनों की उच्च चालकता का कारण। रीजन ऑफ हाई आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ H आयन एंड OH आयन्स। जो लास्ट स्लाइड में हमने सारणी दी थी
उससे स्पष्ट होता है कि अन्य आयनों की तुलना में H आयन और OH आयनों की गतिशीलता बहुत अधिक होती है। आयनिक गतिशीलता के उच्च मान के कारण इन आयनों की चालकता का मान भी उच्च होता है। इसका कारण यह है कि अन्य आयनों की आयन तो शांता के विरोध में विद्युत धारा के प्रभाव से गति करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन जल के एक अणु के दूसरे अणु की ओर जंप लगाते हुए गति करते हैं, जैसा हमने इस स्लाइड में डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। इस हाइड्रोजन आयन की चालकता की जो गति है उसमें एनोड के पास जल का एक प्रोटोनीकृत अणु है, हाइड्रोनियम आयन जिसको कहते हैं। यदि ये आयन अपना एक प्रोटॉन अगले जल अणु को दे देता है तो उसकी स्थिति B जैसे वाली हो जाएगी। तो जो सेकंड वाला जो 8 वाला डायग्राम है उसके सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। अब ये हाइड्रोनियम आयन अपने अगले वाले वाटर मॉलिक्यूल को देगा और उसको हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट करेगा। इस तरह ये पॉजिटिव आयन प्रत्येक वाटर मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रोड के बीच में है एक दूसरे को देते हुए कैथोड तक चले जाएंगे। जैसा कि इसमें डायग्राम 8 के C में दिखाया है कि ये कैथोड तक ये पहुंच जाता है। क्योंकि एक प्रोटॉन बड़ी आसानी से जल के अणु से जल के दूसरे अणु के पास जंप लगाता हुआ निकल जाता है, अतः हाइड्रोजन आयनों की चालकता बहुत अधिक होती है। इसी प्रकार की प्रक्रिया हाइड्रोक्सिल आयनों की चालकता में भी होती है। बस थोड़ा सा अंतर यह है कि प्रोटॉनों की चालकता में एक हाइड्रोनियम आयन से एक प्रोटॉन पास वाले अणु में जाता है, जबकि जिससे वह जल का अणु हाइड्रोनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है, फिर वह अपने अगले जल के अणु को प्रोटॉन देता है। इस प्रकार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। हाइड्रोक्सिल आयनों की चालकता में अपने से अगले जल के अणु से एक प्रोटॉन ग्रहण कर उदासीन जल के अणु में परिवर्तित हो जाता है। तो जो OH आयन है वो जो उस नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल से एक H आयन ले लेगा और H2O मॉलिक्यूल में बदल जाएगा और उसको हाइड्रोक्सिल आयन में बदल देगा। इसी तरह अपने पड़ोसी जल के अणु से प्रोटॉन ग्रहण करके जल के अणु में परिवर्तित होकर प्रोटॉन के ही माध्यम से OH आयन कैथोड से एनोड तक पहुंच जाता है, जो हमने डायग्राम नंबर 9 में दिखा रखा है और इसको देखने से स्पष्ट होता है।